Hello, dear students. Welcome back to my channel, Study with Kalpana Singh. I hope you all are doing well. Today, we are going to study an important geography chapter, and that is shaping of the Earth's surface. Students, just think about it. The mountains, valleys, plains, and plateaus that we see today, were they always like this? Does the Earth's surface remain the same once it is formed? The answer is no. The Earth's surface is continuously changing, and this process is known as reshaping of the Earth. So, in today's video, we will understand the forces that shape the earth and how different landforms are formed and changed over the time. Now, students, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है द डायनामिक अर्थ, अ प्लैनेट इन कांस्टेंट मोशन। अर्थ जो है वो डायनेमिक है, मीन्स अर्थ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, ये मूवेबल है। अर्थ स्टैटिक नहीं है, ये शांत या स्थिर नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ड्यूअल फोर्सेस, और इसका रीजन क्या है? तो दो तरह के फोर्सेस, फर्स्ट वन इज इंटरनल फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना। द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंटली रिसेप्ड बाय दिस ड्यूअल सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर स्ट्रक्चर, comprises four distinct layers: crust, mantle, outer core and inner core. Actually, अर्थ के तीन लेयर हैं मेन, crust, mantle and core. core दो पार्ट में है बटा हुआ, एक outer core और दूसरा inner core. The internal engine, mantle convection, drives the subsurface tectonic movements that build mountains and form ocean basins. तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल इंजन क्या है इसको जान लेते हैं। तो अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, इसी इंटरनल हीट को अर्थ का इंटरनल इंजन कहा जाता है। ये इंजन ही अर्थ के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कई जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को चलाता है। इसी इंटरनल इंजन के वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं और माउंटेन बनते हैं। अब दोनों फोर्सेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस, दीज फोर्सेस एक्ट इनसाइड द अर्थ। ये फोर्स कहाँ वर्क करता है? अर्थ के इनसाइड में। और इस रीजन से क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अर्थक्वेक्स and volcanoes. Next one is exogenic forces और external forces. ये क्या है? तो these forces act on the surface causing weathering and erosion. ये जो forces हैं ये अर्थ के surface पे बाहरी तौर पे रहता है ना, external है ये। और इसका reason क्या होता है? इसका reason weathering and erosion. और इस रीजन से क्या होता है? तो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, सैंड डून्स होता है, न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो वी कैन से टुगेदर दीज फोर्सेस बिल्ड, ब्रेक एंड रीबिल्ड, मेकिंग अर्थ अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग प्लैनेट। Our next topic is external processes and gradation. Nature's sculptures of the Earth's surface, है ना? Landscape reshaping. External atmospheric elements continuously degrade and rebuild the landscape. जो हमारा external atmospheric elements है, ये continuously, ये लगातार क्या करता है? Degrade करता है और rebuild करता है हमारे landscape को. Next is weathering. The mechanical and chemical breakdown of solid rocks into smaller loose particles. वेदरिंग के बारे में हमने बात की थी अभी, फिर भी ये बता दूं मैं वापस से आपको कि वेदरिंग का मतलब है द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल भी और केमिकल, ये ब्रेकडाउन होता है क्या? रॉक्स, जो सॉलिड रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। नेक्स्ट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट। तो इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट में क्या है? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एक्टिवली मूव मटेरियल्स टू स्कल्प द
टेरेन। ये इरोजन जो होता है इसमें जो वेदरिंग हुआ रहता है तो जो छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं वो क्या होता है, वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये मूवमेंट होता है इरोजन के रीजन के कारण। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वेदरिंग ब्रेक्स द रॉक्स व्हाइल इरोजन कैरीज द ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हमेशा याद रखने के लिए इसको ऐसे रख सकते हैं आप लोग, वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग एंड इरोजन मीन्स ब्रेकिंग प्लस मूविंग। ओके, नेक्स्ट रिवर्स, कार्व आउट डीप वैलीज एंड कैनन्स। रिवर्स के कारण क्या क्या बनता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, गहरी खाइयां बनती हैं ना, घाटियां, ये यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को पिक्चर में। नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स, स्कल्प्ट एंड इरोड माउंटेन रेंजेस। ये ग्लेशियर की वजह से क्या क्या होता है, ये माउंटेन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। स्कल्प्ट भी होता है और इरोड भी होता है माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट वन इज विंड्स, शेप एरिड लैंडस्केप्स एंड वास्ट डिजर्ट्स। विंड के कारण ये जो एरिड लैंडस्केप होते हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है, मीन्स हम लोग रेगिस्तान जिसको कहते हैं, डेजर्ट है ना, वहां पे ये इसका देखिए विंड की वजह से ये क्या होता है, जो हम लोग सैंड डून्स पढ़े थे ना, ये इस तरह से शेप बन जाता है। ठीक है, थ्रू दीज एक्सटर्नल प्रोसेसेस द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंज्ड, शेप्ड एंड रिन्यूड ओवर द टाइम। Our next topic is plate tectonics, the dynamic force that shapes our planet। और ये बहुत ही important role है इसका अर्थ सरफेस के चेंज होने में, है ना, रिशेप होने में। तो वन ऑफ द अर्थ साइंस मोस्ट क्रिटिकल थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ द अर्थ सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंजेस। ये जो है ये बहुत सारे थ्योरीज में से एक है, और एक्सप्लेनिंग हाउ द अर्थ सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंजेस ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे अर्थ सरफेस कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। Massive pieces of the outer layer move horizontally over the semi-fluid asthenosphere। ये जो है देखिए, इधर देखिए आप लोग, ये outer layer जो है ये मूव करता है horizontally, है ना, और over the semi-fluid asthenosphere, किसके ऊपर, तो सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फेयर। ये जो है जो मोल्टेन मैग्मा है ना, इसी यहीं पे एस्थेनोस्फेयर है, और ये टेक्टोनिक प्लेट हुआ, ये वाला पार्ट ऊपर वाला। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज कोलाइड, सेपरेट और स्लाइड, काउजिंग अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड माउंटेन बिल्डिंग। ये कैसे वर्क करते हैं, मीन्स टेक्टोनिक प्लेट के साथ होता क्या है, तो ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं और स्लाइड करते हैं, है ना। और इस रीजन से क्या होता है, तो अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है और माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। Then integrates earlier concepts of continental drift and seafloor spreading to map millions of years of crustal evolution। ये जो दोनों थ्योरी है, continental drift and seafloor spreading, ये भी crustal evolution में बहुत ही इसका important रोल है, और इसको डीपली हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स वर्क्स। प्लेट टेक्टोनिक कैसे वर्क करता है, तो ये तीन तरह से वर्क करता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री कैसे होता है, तो प्लेट्स कोलाइड, प्लेट टकराते हैं आपस में, जिसमें वन प्लेट में गो बीनीथ द अदर, जिसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे रहते हैं, है ना, या कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और इस रीजन से क्या होता है, तो इस रीजन से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन होता है। The next one is divergent boundary. Plates move apart. प्लेट्स जब टकराते हैं तो क्या होते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, मूव अपार्ट। मैग्मा राइजेस टू द सरफेस टू फॉर्म न्यू क्रस्ट। और मैग्मा जो है वो अर्थ के नीचे से क्या होता है, ऊपर आता है, राइज करता है, और इस रीजन से क्या बनता है, वैली बनता है। डाइवर्जेंट जब टकराता है प्लेट टेक्टोनिक तो। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये स्लाइड करते हैं, है ना, स्लाइड ईच अदर, है ना, पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली अलोंग अ फॉल्ट। और इस रीजन से क्या होता है, तो हमारा अर्थक्वेक होता है। ये आप लोग तीनों जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, इसको
एकदम ध्यान में रखिएगा। और रिजल्ट हमारा इस यहाँ सामने है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो द अर्थ इज नॉट स्टैटिक, इट इज अलाइव विद मोशन shaped by the power of tectonic plates. Now we will discuss about theory of plate tectonics, है ना, द मूविंग पजल ऑफ आवर प्लेनेट। ये प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी क्या है तो हम लोग देखते हैं। लिथोस्फीयर, द अर्थ्स आउटर लेयर डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। ये जो है ये अर्थ का आउटर लेयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लार्ज है और स्मॉल प्लेट्स भी है, लार्ज प्लेट्स भी है। यहाँ देखिए इसमें मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ जो है उसको मैं आपको बता रही हूं और आप लोग भी उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, मैं पॉइंट आउट कर रही हूं, देन यूरेशियन प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट, देन साउथ अमेरिकन प्लेट, देन अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है एस्थेनोस्फीयर, the semi-fluid layer beneath the lithosphere over which tectonic plates move। तो ये सेमी फ्लूइड लेयर है, इधर एस्थेनोस्फीयर, ये आप लोग देखिए इसमें ये सेमी फ्लूइड लेयर है बीनीथ द लिथोस्फीयर। किसके नीचे? तो लिथोस्फीयर के नीचे, है ना। और ये बीच वाला जो पार्ट है ये पहले भी आप लोगों को मैं समझाई हूं, यही है प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन जियोलॉजी एक्सप्लेनिंग अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, माउंटेन फॉर्मेशन एंड ओशियन ट्रेंच फॉर्मेशन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें ये जियोलॉजी का, जिसमें हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थक्वेक्स कैसे होता है, वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है ना, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे है और ओशियन ट्रेंच फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, द अर्थ इज नॉट स्टैटिक, इट इज अलाइव विथ मोशन, प्लेट्स move the earth evolve. Students, our next topic is continental drift theory proposed by Alfred Wegener। और ये कब आया तो 1912 में। ये वही थ्योरी है जिसको मैंने कहा था कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं इस थ्योरी को। इसका कोर आइडिया है ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंड टुगेदर इन अ सिंगल मैसिव लैंड मास कॉल्ड पेंजिया एंड लेटर ड्रिफ्टेड अपार्ट। ये देखिए इसको पिक्चर से हम लोग समझते हैं। ये जो है ऑल कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंड थे एक साथ, तब इसको क्या बोला जाता था? पेंजिया। ये सिंगल मैसिव लैंड मास था उस टाइम पे, इसको पेंजिया बोलते थे। और जो ये बाहर वाला पार्ट है वाटर बॉडीज, इसको बोलते थे पैंथालासा। और ये 200 मिलियन ईयर्स अगो था ये ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर। देन all land masses were joined into one supercontinent, means ये जो सब एक साथ ज्वाइंट थे इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। इसके बाद क्या हुआ कि पेंजिया स्प्लिट इनटू 2 मेजर लैंड मासेस, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। लॉरेशिया किस साइड में पड़ गया? नॉर्थ में, और गोंडवाना साउथ में। ये जो गोंडवाना है इसी का पार्ट था हमारा इंडिया। ओके, और ये गोंडवाना में ही जो ये प्लेट टेक्टोनिक थे ये जाकर के यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ? टकरा गया यूरेशियन प्लेट से, तो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। किस माउंटेन का? यस, मैं हिमालय माउंटेन की बात कर रही हूं। हमारे हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। देन the land masses continued to drift and form the continents we see today। अब इस समय में मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, 7 पार्ट में जो कॉन्टिनेंट है वो बढ़ चुका था, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये हमारे क्या है? 7 कॉन्टिनेंट है। अब इसका एविडेंस हम लोग देख लेते हैं। एविडेंस क्या है? तो मैचिंग कोस्ट लाइन्स, फॉसिल्स एंड सिमिलर रॉक फॉर्मेशंस ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। Actually, the continents are like pieces of a puzzle that once fit together। देखिए आप लोग बचपन में या अभी भी पजल खेलते होंगे ना, तो पजल में एक जैसे ही पीसेस होते हैं, है ना, अलग अलग रहे, फिर उसको अगर हम लोग जोड़ दें तो वो इकट्ठा पजल रेडी हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक फॉसिल, एक तरह का फॉसिल
नॉर्थ अमेरिका में मिला है, तो सेम उसी तरह यूरोप में भी मिला है ना। सिमिलर रॉक फॉर्मेशन कहाँ मिला है? अफ्रीका में भी और साउथ अमेरिका में भी। एक जैसे कोस्ट लाइन है एशिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है कि वैगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल फिजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव्ड। Next topic is seafloor spreading theory proposed by Harry Hess and Robert S. Deitch, है ना। ये कब आया? 1950 में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये है क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ राइजेस solidify to form new oceanic crust at mid-ocean ridges and pushes older oceanic crust away on both sides, है ना। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये क्या है? ये एक प्रोसेस है ना। देखिए नीचे देख ही लेते हम लोग, यहाँ पे है ये स्प्रेडिंग प्रोसेस है और इसमें मैग्मा अर्थ की ओर ऊपर की ओर आता है ना। ये ऊपर की ओर आया और जब ये ऊपर आता है तो ये सॉलिडिफाइज होता है, मींस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और न्यू ओशियनिक क्रस्ट को बनाता है। और यहाँ पर जो ये मिड ओशियन रिज है, यहाँ पर इस सेंटर में ये क्या करता है? तो पुश करता है ओल्डर ओशियनिक क्रस्ट को। किस तरह? बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड ये ओल्डर ओशियनिक क्रस्ट को पुश कर देता है। ओके, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशियन रिजेस ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। हम लोग ये अभी पढ़ चुके हैं ना कि वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है इसमें, न्यू ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म्ड होता है कहाँ पे? मिड ओशियन रिज पे। क्यों? किस एक्टिविटी के थ्रू? तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। नाउ राइजिंग मैग्मा सॉलिडिफाइज pushing older crust away from the ridge and causing the sea floor to aspirate। ये भी समझ चुके हैं हम लोग। अब इसका एविडेंस क्या है? तो सपोर्टेड बाय मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑन द ओशियन फ्लोर। ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग है ना, ये ओशियन फ्लोर पे ये दोनों तरफ एक ही जैसा मिलता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ एविडेंस में मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि मैग्नेटिक मिनरल्स इन द लावा, जो लावा मिलता है ना मैग्नेटिक मिनरल्स में, ये रिकॉर्ड किया गया है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिंग सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, है ना, एक जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते हैं। तो न्यू क्रस्ट इज born at the ridge, the ocean floor spreads and our planet keeps evolving। Our next theory is convection currents theory, है ना। Heat from the Earth's core creates circulating convection currents within the mantle। ये जो heat है ये कहाँ? अर्थ के कोर से आता है, ये अर्थ का कोर क्रिएट करता है और ये सर्कुलेटिंग कन्वेक्शन करेंट्स है विद इन द मेंटल। मेंटल में होता है ये कन्वेक्शन करंट सर्कुलेट होता रहता है ना। एक्शन कैसे करता है? तो हॉट मटेरियल राइजेस एंड कूलर मटेरियल सिंक्स creating a continuous circular motion that pulls and pushes the tectonic plates above it। hot material rise करता है और cooler material sinks करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं creating a continuous circular motion। और इस तरह से ये circular motion क्या होता है? continuously चलते रहता है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स को पुल भी करता है और पुश भी करता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाते हैं तो खौलता है तो ऊपर आता है, और फिर जैसे ही थोड़ा सा हम लोग लॉ कम करते हैं, है ना, तो वो नीचे की ओर आता है। मीन्स ठंडा हुआ तो वो दोनों तरफ नीचे की ओर आता है। दिस मूवमेंट इन द मेंटल इज अ की ड्राइवर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड माउंटेन बिल्डिंग, है ना। ये जो मूवमेंट है ये क्या करता है? ये ड्राइव करता है किस चीज को? प्लेट टेक्टोनिक्स को होने में, अर्थक्वेक्स को, वोल्केनोज को एंड माउंटेन को बनने में। Now our next topic is interior of the earth, है ना। अर्थ का जो 3 लेयर है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसमें से हम लोग अभी क्रस्ट के बारे में जानेंगे। तो क्रस्ट क्या है? द सॉलिड आउटर कवरिंग एनवेलपिंग द अर्थ्स इंटीरियर। ये अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे हम लोग चलते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, है ना, यही क्रस्ट है।
ठीक है। इसका थिकनेस क्या है, वेरीज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर्स, थिकर अंडर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के पास क्या है, ये थिकर है, एंड थिनर अंडर ओशियंस, और ओशियन के पास क्या है, थिनर है। ओके इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल एज इट सस्टेन्स ऑल लाइफ इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड, है ना, जितने भी जीवन है कह सकते हैं, लाइफ है, वो इसी लेयर पे है जो क्रस्ट है ना। मेड ऑफ सॉलिड रॉक एंड मिनरल्स, क्विक फैक्ट भी देख लेंगे हम लोग, थिकर बीनीथ कॉन्टिनेंट्स, थिनर beneath oceans, forms the foundation for landforms, oceans and all living things. Our second layer is the mantle, the thick rocky layer between the crust and the core. ये जो mantle है, ये देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच में है, तो ये crust और core के बीच का part है, okay? Separated from the crust by a boundary called the Mohrvik डिसकॉन्टिन्यूटी, है ना, ये सेपरेट होता है क्रस्ट से, किस बाउंड्री से, मोहरविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये डिस्कवर्ड किया गया था किसके थ्रू, एंद्रिजा मोहरविकिक के थ्रू, इसी वजह से इसका नेम ही रख दिया गया, ये मोहरविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है थिकनेस एंड डेंसिटी, अबाउट 2900 किलोमीटर थिक है ये, और डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ, और जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। डिविजन्स क्या है, तो डिवाइडेड इनटू द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, मेंटल भी 2 पार्ट में बटा है, जो अपर मेंटल और दूसरा क्या है, सेकेंड वन इज लोअर मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल और कोर को मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये ऐसे समझाना चाह रही हूँ, जैसे आप लोग एग तो खाते ही होंगे, है ना, जैसे वो है ना, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, हम लोग अंडे तो खाते ही हैं, तो एक अंडा मान लीजिए आप लोग ले लीजिए, और अंडा का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला लेयर है एग का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पील ऑफ करते हैं, उसको ना उतार कर खाते हैं ना, तो वो जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हुआ, एग का क्रस्ट हो गया। जो बीच वाला है व्हाइट वाला पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं वो हो गया मेंटल, एंड सबसे इनर पार्ट जो यॉल्क है, जो येलो कलर का होता है, वो हो गया आपका कोर। तो एग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ का, मीन्स ये तीनों लेयर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, है ना। आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल, ओके। तो क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है, मेड ऑफ हॉट डेंस रॉक कॉल्ड पेरिडोटाइट रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, है ना। टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस नियर द क्रस्ट टू ओवर 4000 डिग्री सेल्सियस नियर द कोर। टेम्परेचर कैसा होता है, तो इंक्रीज करता है क्रस्ट के पास कितना, तो 500 डिग्री सेल्सियस, और कोर के ऊपर भी जाएंगे तो कितना, 4000 डिग्री सेल्सियस। फ्लो स्लोली ओवर जियोलॉजिकल टाइम ड्राइविंग प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, और ये धीरे धीरे ये जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स लाखों हजारों जो साल लग जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स के ड्राइव करने में, है ना, मीन्स होने में। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ मेकिंग रॉक्स डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर। प्रेशर की वजह से क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ में जाने पे, तो रॉक क्या होता है, डेंसर हो जाता है, मीन्स घना हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग। और नेक्स्ट टॉपिक इज द कोर, है ना, ये सबसे तीसरा लेयर है। तो द इनर मोस्ट शेल ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सबसे इनर पार्ट है। द इनर मोस्ट शेल अबाउट 3500 किलोमीटर थिक, इट इज द डेंसेस्ट लेयर, है ना, 3500 किलोमीटर थिक है ये, और ये चूंकि ये सबसे इनर पार्ट है तो ये डेंसेस्ट लेयर होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट कंपोजिशन इसका क्या है, तो मेड अप ऑफ मेटल्स स्पेसिफिकली निकल एंड आयरन, ये मेटल से तो बना है लेकिन स्पेसिफिकली किस मेटल से, तो निकल से और आयरन से, विच गिव्स इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इसे ये क्या देता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेटेलिक
कोर, इसीलिए ये मेटेलिक कोर के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिवीजन क्या है? 2 पार्ट में डिवीजन है। फर्स्ट वन इज आउटर कोर एंड सेकंड वन इज इनर कोर। Outer core is mainly composed of iron and exists in a liquid state. ये किस चीज से बना है? आयरन से बना है ना? और ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है। एंड इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। और किस वजह से? तो ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम द आउटर लेयर, जो आउटर लेयर लगाता है प्रेशर। ओके, तो द कोर्स मूवमेंट क्रिएट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज इट इज द डेंसेस्ट लेयर एट द सेंटर ऑफ आवर प्लेनेट। ये डेंसेस्ट लेयर है क्योंकि ये सेंटर में है ना? एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कीप द आउटर कोर लिक्विड एंड द इनर कोर सॉलिड। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से क्या होता है? आउटर कोर लिक्विड रहता है और इनर कोर सॉलिड में रहता है। Next topic is density, temperature and pressure dynamics. Understanding the extreme conditions inside the earth. ये हम अर्थ के इनसाइड का कंडीशन देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। डेंसिटी ग्रेडियंट है ना, डेंसिटी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली एज यू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीजेस होते चला जाएगा, है ना, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर में मूव करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ग्राफ, इसमें कैसे क्रस्ट से उठा, फिर मेंटल एंड देन इंक्रीजेस होते चला गया डेप्थ में, कोर में। ओके, देन जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर राइजेस एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स ऑफ डिसेंट बीनीथ द सरफेस, है ना। ये क्या है? यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर जो है पर यूनिट टाइम पर, है ना, 32 मीटर के डिस्टेंस पे 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है। देन मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस प्रेशर। ये यहाँ पे है हाई प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस हाई प्रेशर, है ना, हाई टेम्परेचर वर्सेस हाई प्रेशर। क्या होता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस एक्सट्रीम इंटरनल हीट वुड मेल्ट ऑल रॉक्स एंड मेटल्स। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि एक्सट्रीम इंटरनल हीट, बहुत ज्यादा जब हीट मिलता है तो जो रॉक्स हैं या मेटल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इनर पार्ट में सॉलिड कैसे रहता है? तो इसका रीजन ये है कि हाउएवर द इनर कोर रिमेन्स सॉलिड ड्यू टू द इमेंसली हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आउटर सेल्स। मतलब हाई टेम्परेचर तो है, पर क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर भी मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि ये सॉलिड फॉर्म में बना रहता है। The deeper you go, the hotter, denser and pressurized our planet becomes. Density क्या? Increases continuously with depth. Temperature increases steadily with depth and pressure increases rapidly with depth. तो आइए अब हम लोग समझते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या है और इसके फैक्टर्स क्या है ना। तो the natural process by which rocks exposed on the surface break down into smaller pieces in the exact same place. वेदरिंग में क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है और यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है रॉक्स स्मॉलर पीसेस में और ये सेम प्लेस पे ही रहता है। मींस जब वेदरिंग में ब्रेक डाउन होता है रॉक तो ये मूव नहीं करता है ना। तो अब हम लोग इसके फैक्टर्स को भी समझ लेते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग को। टेम्परेचर एंड प्रेशर, फ्रॉस्ट वेजिंग या वाटर एक्शन, विंड एब्रेजन एंड बायोलॉजिकल एक्शंस। तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या है कि कॉन्टिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट रॉक्स काउजिंग देम टू ब्रेक अपार्ट। कंटिन्यूअसली ठंडा और गर्म होने का जो साइकिल है ये भी रॉक को तोड़ने में, रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉस्ट वेजिंग वाटर एक्शन। जब वाटर कलेक्ट्स इन रॉक क्रैक्स, व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप इट फ्रीजेस, एक्सपैंड्स, वाइडन्स द क्रैक्स एंड इवेंचुअली disintegrates the rock over many years. वाटर हमने देखा है ना कि वाटर जो है वो पहाड़ों के बीच से आते रहता है, क्रैक्स के बीच से, है ना, बीच से। तो वो क्या होता है, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो, और जब फ्रीज होगा तो एक्सपेंड करेगा, वाइडनेस द क्रैक्स एंड इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट्स द रॉक ओवर मेनी ईयर्स, है ना। और जब ये क्या होता है, बार बार होता रहता है ओवर मेनी ईयर्स, तो ये भी रॉक को तोड़ने में, रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में बहुत ही क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल देता है।
नेक्स्ट है विंड एब्रेजन। सैंड लोडेड एयर एक्ट्स लाइक सैंड पेपर। सैंड लोडेड एयर जो होता है वो एक्ट करता है किस तरह से? सैंड पेपर की तरह से। सैंड पेपर आप लोग यूज किए होंगे और आप लोग जानते भी होंगे सैंड पेपर क्या होता है। ठीक उसी तरह जो सैंड लोडेड एयर होता है, उस तरह की हवा जिसमें सैंड भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा होगी, तभी उसको सैंड लोडेड एयर बोल रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड एब्रेडिंग एक्सपोज्ड रॉक सरफेसेस। ये जो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर स्ट्राइक करता है बाहरी हिस्सा पे, जो रॉक का बाहरी सरफेस है उस पे क्या करता है? स्ट्राइक करता है और फिर वो एब्रेडिंग हो जाता है, मीन्स वो टूट जाता है। बायोलॉजिकल एक्शंस, बायोलॉजिकल एक्शन भी है इसके, तो क्या? Plant roots grow deep into rock fissures, splitting them apart. Seeds deposited by animals wind alongside the mechanical actions of burrowing animals and humans further break down rocks. है ना, जब प्लांट को जब हम लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसका रूट क्या होता है? अंदर तक जाता है और ये रॉक को तोड़ते हुए अंदर जाता होगा ना, splitting them apart. Seeds deposited by animals विंड अलॉन्ग साइड्स, है ना, ये इसके अलावा इसमें एनिमल का भी उतना ही रोल होता है। जैसे एनिमल जो बुरोइंग करते हैं, जैसे रैबिट मिट्टी के अंदर होल बनाते हैं, तो उसमें भी इसका टूटना हो जाता है ना। और एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस का भी इसमें रोल होता है। ह्यूमंस के भी कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से रॉक का क्या होता है? वेदरिंग होता है। फर्दर ब्रेक डाउन रॉक्स, है ना, ये जो इस तरह वेदरिंग होते रहता है। और हम लोग ये सोचेंगे कि वेदरिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं भाई? तो वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रॉक साइकिल एंड सॉइल फॉर्मेशन। ये जो वेदरिंग है प्रोसेस, ये फर्स्ट स्टेप है रॉक साइकिल का और सॉइल फॉर्मेशन का, सॉइल को बनने में। तो जब सॉइल का फॉर्मेशन होगा, मिट्टी बनेगी, तभी तो हम लोग एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। It works together with erosion and deposition to shape the earth surface. और ये अर्थ के सरफेस को शेप देने में भी क्या करता है? बहुत ही इसका कंट्रीब्यूशन है ना, जिसमें कि इरोजन भी है और डिपोजिशन भी है। It is a slow but powerful process that shapes our landscapes over time. ये स्लो तो है बट पावरफुल प्रोसेस है जो हमारे अर्थ सरफेस को शेप देता है। Our next topic is the natural arc. ये है क्या, आप समझते हैं? The page features an image showcasing a sandstone arc structure as a direct real-world example of the combined sculpting effects of weathering and erosion over long geological periods. ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये इमेज दिख रहा है जिसको हम लोग द नेचुरल आर्क कहते हैं। ये क्या है, किसकी वजह से बनता है? तो वेदरिंग और इरोजन के इफेक्ट्स के कारण ये बनता है। ये कंबाइंड ये है स्कल्पटिंग इफेक्ट है ये किसका? और एग्जाम्पल है ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, है ना, जो बनने में कितना टाइम लगता है? मतलब ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड, इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ये वेदरिंग जो है ब्रेक्स rocks into smaller pieces and erosion removes the debris, shaping stunning landforms like this natural arc. इसका क्या है कि वेदरिंग जब ब्रेक करता है रॉक को छोटे छोटे पीसेस में, तो इरोजन वहां से रिमूव कर देता है उस पीसेस को, है ना, शेपिंग स्टनिंग लैंडफॉर्म्स लाइक दिस नेचुरल आर्क। और इसी का रिजल्ट हम लोग अभी देखे ही हैं कि क्या है, द नेचुरल आर्क। हाउ द आर्क फॉर्म्स, ये बनता कैसे है, अब इस प्रोसेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्रैक्स फॉर्म। टाइनी क्रैक्स डेवलप इन द रॉक ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड प्रेशर। ये जो है डेवलप करते हैं ना क्रैक्स को, रॉक जो होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में, किस वजह से? तो टेम्परेचर की वजह से, हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। वेदरिंग क्या है? तो वाटर सीप्स इन केमिकली एंड फिजिकली ब्रेकिंग द रॉक डाउन। ये वाटर सीप्स भी जो है ये केमिकली भी और फिजिकली भी ब्रेक करने में रॉक को बहुत ही अपना ये इंपॉर्टेंट रोल देता है ये। नेक्स्ट है इरोजन। विंड एंड वाटर रिमूव द ब्रोकन मटेरियल वाइडनिंग द ओपनिंग्स। हवा और पानी रिमूव करता है ब्रोकन मटेरियल को, है ना, वाइडनिंग द ओपनिंग्स। और यहाँ से जब रिमूव करता है तो ये जमते जमते, है ना, बनते बनते इस तरह का बन जाता है नेचुरल आर्क।
कितने समय में? तो over thousands or million of years a natural arc is formed. This natural arc stands as a magnificent reminder of Earth's slow but powerful processes continually shaping our planet's Earth surface. अब हम लोग बात करते हैं वेदरिंग के टाइप्स के बारे में, है ना? तो वेदरिंग प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 प्राइमरी कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ब्रेकिंग मैकेनिज्म. ये किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज फिजिकल वेदरिंग, अभी हम लोग इसी के बारे में जानते हैं, है ना? ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी इसको बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन. इसमें रॉक्स के जो पीसेस होते हैं वो उसके केमिकल कंपोजिशन में बिना किसी चेंज के होते हैं, ठीक है? मींस फिजिकल वेदरिंग ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन. किसी तरह का जो है वो कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन, जो एक्सफोलिएशन भी इसको बोलते हैं. डे टाइम सोलर हीटिंग एक्सपेंड्स आउटर रॉक लेयर्स, नाइट टाइम कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देम. दिन के टाइम पे हीटिंग की वजह से क्या होता है, रॉक जो है वो एक्सपेंड करता है, और नाइट टाइम में, रात में कूलिंग की वजह से फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना? तो दिस साइक्लिक स्ट्रेस लूजन्स आउटर लेयर्स peeling them away from the main rock like an onion skin. और ये जो ठंडा और गर्म जो होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये जैसे ऑनियन को पील करते हैं ना लेयर बाय लेयर, ठीक उस तरह से रॉक का लेयर बाय लेयर टूटता है रॉक, है ना, जिसे एक्सफोलिएशन बोलते हैं. और ये किस तरह के रॉक्स में होता है? तो कॉमन इन ग्रेनिटिक रॉक्स. Frost action. In cold climates, water fills rock crevices, freezes and expands. The resulting internal pressure widens, cracks, fracturing the rock over time. कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है कि वाटर फिल्स रॉक क्रेविसेस, है ना, वाटर जो है वो चट्टान के रॉक्स के बीच में जो है पानी आता है, फ्रीज होता है, फिर एक्सपेंड होता है, और ये किस चीज का, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि रॉक जो है टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में. ओके, तो इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रॉक साइकिल प्रिपेयरिंग रॉक्स फॉर फर्दर केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन. किसको बोल रहे हैं हम? फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है रॉक साइकिल का, जो है ना, प्रिपेयरिंग रॉक्स फॉर फर्दर केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन. दीज नेचुरल प्रोसेसेस शेप आवर लैंडस्केप्स एंड कंट्रीब्यूट टू सॉइल फॉर्मेशन. ये जो नेचुरल प्रोसेसेस है ये हमारे लैंडस्केप्स को शेप देता है और कंट्रीब्यूट करता है सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में. सेकेंड types of weathering is chemical weathering, है ना. Decomposition of rocks due to chemical reactions with water or air. इसमें rocks का decomposition होता है due to chemical reaction with water or air. जब water और air के साथ इसका chemical reaction होता है तो इसमें rock decompose होते हैं. Next है soluble minerals within rocks. अब ये soluble minerals भी हैं within rocks, किसमें? तो जैसे like rock salt, limestone and sandstone dissolve in water and leach away from their source. ये dissolve हो जाते हैं water में और फिर leach away from their source means उसको बहाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है. इसका resulting क्या होता है? तो resulting topography, यहाँ हम लोग देखते हैं कि chemical composition weathering की वजह से क्या होता है, तो creates distinct features like cavities, sinkholes and caverns. The structural framework gaps cause massive rocks to collapse under their own weight, है ना. ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं इससे, जैसे कि कैविटीज किस तरह का दिख रहा है? जैसे चट्टान के अंदर क्या हो गया, खोखला प्लेस है ना, खोखला स्थान होता है ना, खाली स्थान, उस तरह का लग रहा है ये कैविटीज. फिर सिंक होल्स किस तरह से बनता है? जैसे जमीन धंसने से बना हुआ गड्ढे की तरह ये लगता है, इसको सिंक होल्स बोलते हैं. एंड नेक्स्ट है क्या? कैवर्न्स. ये बड़ी बड़ी नेचुरल गुफा जो होती है ना, उसकी तरह ये लग रहा है कैवर्न्स, ठीक है. तो अब देखिए हम लोग इधर देख लें कि
केमिकल वेदरिंग इन एक्शन कैसे करता है? ये जो केमिकल वेदरिंग है ये एक्शन कैसे किया? तो रॉक सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, रॉक सॉल्ट किस चीज में घुल जाता है? वाटर में। लाइम स्टोन डिजोल्व इन स्लाइटली एसिडिक वाटर, है ना। सैंड स्टोन मिनरल्स डिजोल्व एंड आर कैरीड अवे, और ये यहाँ पर डिजोल्व होता है सैंडस्टोन मिनरल्स में और यहाँ से इसको दूर ले जाता है। हाउ केमिकल वेदरिंग वर्क्स, अब केमिकल वेदरिंग जो है वर्क्स कैसे करता है ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो वाटर और एयर कंटेन्स नेचुरल एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड, वाटर और एयर में क्या होता है? नेचुरल एसिड होता है जैसे कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेप इसका क्या है कि दीज एसिड्स रिएक्ट विद मिनरल्स इन द रॉक, ये एसिड जो है रिएक्ट करता है रॉक के मिनरल्स के साथ। एंड थर्ड स्टेप क्या है? मिनरल्स डिसॉल्व एंड आर कैरीड अवे इन सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि ये जो मिनरल्स है ये डिसॉल्व हो जाता है और ये कैरीड अवे हो जाता है, मींस एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है सॉल्यूशन के साथ। ओवर टाइम डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड, और फिर उसके बाद जो हमने बात की थी ना कैविटीज, सिंक होल्स और कैवर्न्स की, तो ठीक इस तरह का लैंडफॉर्म देखिए ये क्रिएट हो जाता है। तो chemical weathering silently changes rocks from the inside out. It dissolves weakness and reshapes the earth, building incredible landscapes beneath our feet. वाटर में भी जेंटल बट ओवर टाइम इट कैन कार्व माउंटेन्स इनटू मार्वल्स। ऐसे तो वाटर बहुत जेंटल होता है ना, लेकिन ओवर टाइम ये बहुत टाइम के बाद जब बहुत सालों तक एक ही जगह पे जब पानी का फ्लो होता है तो इट कैन कार्व माउंटेन्स इनटू मार्वल्स, तो ये माउंटेन्स को भी काट सकता है ना। Our next topic is biological weathering. Living organisms play a powerful role in breaking down rocks through both mechanical force and chemical reactions. ये जो है living organism ये play करते हैं एक powerful role किसको break करने में? तो रॉक को ब्रेक करने में, थ्रू बोथ, दोनों तरीकों से, मैकेनिकल फोर्स से भी और केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी, ठीक है। कैसे? तो अभी हम लोग प्लांट और एनिमल और ह्यूमंस के बारे में बात किए थे, प्लांट्स के बारे में कि कैसे है ना वो जब उसका रूट अर्थ के अंदर जाता है तो रॉक क्रैक होता है। फिर एनिमल और ह्यूमंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हाउ बायोलॉजिकल वेदरिंग वर्क्स, बायोलॉजिकल वेदरिंग वर्क कैसे करता है। तो ऑर्गेनिज्म एंटर क्रैक्स, रूट्स, burrowing animals or microorganisms find their way into tiny cracks and pores in rocks. Roots हो, ठीक है, जो पेड़ों की जड़ें हो या बोरोइंग एनिमल्स हो जैसे रैट है, रैबिट है, मोल्स है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म हो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो क्या करते हैं? अपना रास्ता जो है फाइंड करते हैं टाइनी क्रैक्स के थ्रू, मतलब दरार, छोटे छोटे जो दरार होते हैं, पोर्स होते हैं रॉक्स में, उसके बीच से। तो इससे भी क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप है रॉक को क्या करने का? ब्रेक डाउन करने का। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि रूट्स, प्रेशर एंड केमिकल एक्शन। रूट्स ग्रो एंड एक्सपेंड, रूट जो है वो ग्रो करता है और एक्सपेंड करता है, अपने आप को फैलाता है, एक्सर्टिंग प्रेशर, है ना, प्रेशर देता है। एसिडिक सब्सटेंसेस फ्रॉम प्लांट्स और माइक्रोब्स डिसॉल्व मिनरल्स इन द रॉक, और ये जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के, वो रॉक के मिनरल्स को क्या करते हैं? धीरे धीरे डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रैक्स वाइडन, कंटिन्यूड ग्रोथ and dissolution widen the cracks, weakening the rock structure। क्या होता है? कंटिन्यूअसली जब ग्रोथ होता है ना ट्रीज का, और डिसोल्यूशन जो अभी मिनरल्स का हुआ था, ये वाइडन द क्रैक्स करते हैं, मीन्स क्रैक्स को चौड़ा करते हैं, दरारों को, पहाड़ों के बीच जो दरार होते हैं उसको चौड़ा करते हैं, वीकनिंग द रॉक स्ट्रक्चर, और फिर उसे कमजोर कर देते हैं और रॉक को जो है तोड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। रॉक ब्रेक्स अपार्ट, द रॉक इवेंचुअली फ्रैक्चर्स एंड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, फॉर्मिंग सॉइल एंड सपोर्टिंग न्यू लाइफ। अब क्या होता है? अब रॉक जो है छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में बट चुके हैं, फ्रैक्चर हो चुके हैं, है ना, और ये किसका फॉर्म हो गया? अब ये सॉइल का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है तो अब ये न्यू लाइफ को सपोर्ट कर रहा है।
अब एग्जाम्पल्स इन नेचर में देख लेते हैं क्या। ट्री रूट्स ऑफ लार्ज ट्रीज कैन प्राई अपार्ट इवन हार्ड रॉक्स ओवर टाइम, है ना। ये तो आप लोग समझ चुके हैं ना कि ट्री का जो रूट है, बड़े बड़े ट्रीज का, ये जितना बड़ा होता है फिर ये हार्ड होता है, और ओवर द टाइम पीरियड ये रॉक्स को अंदर से तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है, काम करता है, तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का। लीचेंस प्रोड्यूस एसिड्स दैट स्लोली डिसॉल्व रॉक सरफेस। लीचेंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड, है ना, जो स्लोली क्या होता है, रॉक सरफेस को डिसॉल्व करते हैं धीरे धीरे। अब है बोरोइंग एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मोल्स क्रिएट टनल्स लूजनिंग अंडरग्राउंड रॉक्स। एनिमल जो है ये लाइक रैट और मोल्स जो है ये अपना क्या करते हैं, जब टनल बनाते हैं तो उस प्लेस को क्या करते हैं, एक होल की तरह बनाते हैं ना, खाली कर देते हैं, तो वो वहां पर का जो रॉक होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, और वो टूटने के कगार पे हो जाता है ना, ब्रेक डाउन होने के लिए रेडी रहता है एक तरह से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, माइनिंग, रोड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैकेनिकली ब्रेक डाउन रॉक्स। और जो ह्यूमन हम लोग हैं, हमारी एक्टिविटी की वजह से भी क्या होता है, रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, मीन्स वेदरिंग होता है। जैसे कि हम लोग बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करते हैं, है ना, तो इससे रॉक्स को क्या होता है, रॉक्स को तोड़ने में मदद मिलता है। Life and rock are in constant interaction. Through time, living organisms help shape our planet, turning solid stone into soil, landscapes, and habitats for future life. Our next topic is erosion, the Earth's natural shaping force. सबसे पहले इसका definition जान लेते हैं हम लोग। The active process of carrying away weathered rock particles from one location to another. ये process क्या है कि ये जो weathering के process के बाद जो rocks small pieces में टुकड़े हो जाते हैं उसके particles में, उसको क्या करता है, one place से another place पे ले जाने का काम करता है। ये इरोजन के एजेंट्स कौन कौन है, तो रिवर्स, रेन वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स और विंड्स, और ट्रांसपोर्टेशन की तरह ये एक्ट करते हैं। इरोजन इज नेचर्स वे ऑफ redistributing earth materials shaping landscapes over time. इरोजन जो है एक नेचुरल वे कह सकते हैं इसको, नेचुरल वे की तरह काम करता है जो अर्थ मटेरियल को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और लैंडस्केप को ओवर द टाइम शेप करने में मदद करता है। कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या है, द रेट ऑफ इरोजन डिपेंड्स ऑन 6 वेरिएबल्स। First one is rainfall intensity. Heavy rainfall increases the power of erosion. जब ज्यादा बारिश होगी तो इरोजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Regional temperature, extreme heat और cold influences weathering and erosion rates. Extreme heat हो या cold, तो ये जब weathering को influence करेगा तो erosion का rates भी influence होगा। Slope gradient of the land. Steeper slopes lead to faster surface runoff. जितनी खड़ी चढ़ाई होगी उतनी ही तेजी से सरफेस पर पानी ऊपर से नीचे आएगा और उतनी ही तेजी से इरोजन होगा। Soil type and profile. Loose sandy soils erode more easily than clay rich soils. ये जो sandy soils है वो easily erode हो जाता है किसके कंपैरिजन में, clay rich soil के कंपैरिजन में। डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन कवर, ये जो वेजिटेशन होता है ना, मीन्स ये जो प्लांट है ये प्रोटेक्ट करता है सॉइल को, है ना, तो ये रेन ड्रॉप और विंड का जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये इरोजन को नहीं होने देता है। एंथ्रोपोजेनिक लैंड यूज चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड फार्मिंग एक्सेलरेट इरोजन, है ना। हम लोग जो वनों की कटाई कर रहे हैं, माइनिंग जो होता है जमीन के अंदर खुदाई, अर्बनाइजेशन जो हम लोग नए नए शहर बसा रहे हैं, और फार्मिंग, ये सब कुछ एरोजन को बढ़ावा देता है। एरोजन को होने में क्या करता है, बढ़ावा देता है। जियोलॉजिकल टाइमलाइन, दीज फोर्सेज रीशेप्ड एंशिएंट टोपोग्राफी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये सारे फोर्सेज जो हैं ये एंशिएंट टोपोग्राफी को रीशेप्ड करता है
एग्जाम्पल देखिए, द ग्रेट हिमालयाज नाउ स्टैंड वेयर द एंशिएंट डीप डेप्थ्स सी वंस एग्जिस्टेड। आज जो हमारा हिमालय जहाँ पे खड़ा है वहां पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या था? डेप्थ्स सी था। Our next topic is mass movements, the power of gravity in shaping our landscape, है ना। ये पावर देखते हैं हम लोग ग्रेविटी का क्या है। Definition: the downward movement of loose soil and rock debris along a slope driven primarily by gravity. Gravity जो है वो loose soil और rock debris को means rocks के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों को downward movement के लिए नीचे की तरफ movement के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा reason है gravity. Geographical hotspots highly frequent in mountainous terrains like उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, है ना। ये ज्यादातर कहाँ पे फ्रीक्वेंटली होता है? तो किस जगह पे? तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। क्लासिफिकेशन क्या है? डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। इसका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लैंडस्लाइड होता है, अर्थ फ्लोस होता है, मड फ्लोस होता है। और ये किस चीज पे बेस्ड होता है? तो मटेरियल साइज पे, वाटर के वॉल्यूम पे एंड स्लोप स्टीपनेस, और जो है ना खरी चढ़ाई जो होती है पहाड़ की चोटी की, उस पे ये डिपेंड करता है। लैंड, यहाँ देखिए आप लोग साइड में कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, अर्थ फ्लो कैसे है, मड फ्लो क्या है ना। लैंडस्लाइड्स क्या है? तो अकर स्पेसिफिकली व्हेन ड्राई सॉइल एंड रॉक फ्रेगमेंट्स रैपिडली कोलैप्स डाउन अ स्टीप इंक्लाइन। इसमें क्या है कि ड्राई सॉइल और रॉक फ्रेगमेंट्स जो है, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, ये रैपिडली कोलैप्स करते हैं, है ना, तेजी से नीचे आते हैं। कहाँ से? तो स्टीप इंक्लाइन से, पहाड़ की चोटी से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इसको, ये लैंडस्लाइड हुआ, ये यहाँ पर देख रहे हैं ना। नेक्स्ट है अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो में क्या है? अकर्स व्हेन रॉक मटेरियल्स लाइक क्ले एंड सिल्ट बिकम कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर एंड मूव स्लोली डाउन अ जेंटल स्लोप। ये क्या होता है? इसमें रॉक मटेरियल्स जैसे कि क्ले एंड सिल्ट जो है ये कंप्लीटली सैचुरेटेड जब हो जाता है, किस चीज से सैचुरेटेड होता है? तो वाटर से। तो ये किस तरफ मूव करता है? डाउन की तरफ। कैसे मूव करता है? तो धीरे धीरे, जेंटली स्लोप पे। ये हो गया अर्थ फ्लो। एंड नेक्स्ट वन इज मड फ्लो। मड फ्लो क्या है? तो अकर्स व्हेन वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रिस मूव्स रैपिडली डाउन चैनल्स ऑन स्टीप हिल साइड्स। ये क्या है? जब वाटर जो है रॉक डेब्रिस में मिल जाता है तो ये रैपिडली डाउन, ये तेजी से नीचे आता है चैनल बनाते हुए। कहां से? तो हिल साइड से, स्टीप हिल साइड से। Understanding mass movements helps us build a safer tomorrow. Students, our new topic is denudation, है ना। Denudation, nature's carvers shaping our earth. इसका अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेनुडेशन लिटरली मीन्स मेकिंग न्यूड और बेयर। डेनुडेशन का लिटरली मीनिंग है कि ये न्यूड बनाता है, मीन्स खाली कर देता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द स्ट्रिपिंग एंड वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस नेचुरल फोर्सेस। और ये क्या करता है? कैसे? अर्थ के सरफेस से, जो ऊपरी सरफेस होता है, टॉप लेयर, उस वहां से रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सॉइल होते हैं, उसको क्या करता है? अलग करता है ना। अलग करके वहां से बहाकर ले जाता है। किसके थ्रू? तो वेरियस नेचुरल फोर्सेस के थ्रू। आइए हम लोग इधर देखते हैं कि डेनुडेशन वर्क कैसे करता है ना। तो ये इसका फर्स्ट फेज कह सकते हैं। क्या है? वेदर्स। इसमें क्या होता है? रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल फोर्सेस। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रॉक क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है नेचुरल फोर्स के थ्रू। नेक्स्ट है एरोड्स। ब्रोकन पार्टिकल आर डिटैच्ड एंड मूव्ड। ये जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं ये डिटैच्ड करता है, इरोड्स, वहां से अलग करता है और फिर वहां से मूव भी कर देता है अनदर प्लेस पे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट्स
एजेंट्स कैरी द मटेरियल्स टू न्यू प्लेसेस। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या एजेंट हैं, 5 प्राइमरी एजेंट है इसके। वो सारे जो एजेंट है वो डेनोडेशन के प्रोसेस में क्या करता है कि कैरी करता है मटेरियल्स को और ले जाता है कहाँ, न्यू प्लेस पे। डिपोजिट्स, मटेरियल्स आर डिपोजिटेड लीडिंग टू न्यू लैंडफॉर्म्स। और जो मटेरियल ले जाया गया है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट किया जाएगा ना, तो वहां जहां पे डिपॉजिट किया जाता है वहां पर एक न्यू लैंडफॉर्म बन जाता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी एजेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रिवर्स transport huge quantities of broken rocks from mountains to lowlands। है ना, ये माउंटेन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या करता है, ह्यूज क्वांटिटीज में ट्रांसपोर्ट करता है। किधर की तरफ, लोलैंड्स की तरफ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, दे इरोड द लैंड इंटू डीप गॉर्जेस एंड वैलीज। और ये क्या बनाता है, लैंड को इरोड करके क्या बनाता है, डीप गॉर्जेस बनाता है और वैलीज बनाता है। गॉर्जेस क्या है, गॉर्जेस भी एक तरह का वैली है लेकिन ये नैरो होता है और डीप होता है। जहां पे वैली आप लोग जानते हैं कि जनरली वैली क्या होता है, हिल और माउंटेन के बीच में होता है और इसका फ्लोर कैसा होता है, फ्लैट होता है। सेकेंड एजेंट है रेन वाटर। रेन वाटर कैसे एजेंट है, देखते हैं हम कैसे वर्क करता है। तो सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू रॉक पोर्स एंड फिशर्स। है ना, बारिश की बूंदे जो हैं ये रॉक के पोर्स से होते हुए अंडरग्राउंड में जाता है, अंदर जाता है ना, अर्थ के शीप्स करते हुए। है ना, in hilly areas it dissolves soluble rocks like limestone और salt। और hilly areas में क्या करता है, जो soluble rocks है जैसे कि limestone और salt उसको dissolve कर देता है। एंड इट्स सीपेज क्रिएट सबटेरेनन केव्स। और ये जो सीपिंग जो होते रहता है, रिसाव जो होते रहता है बारिश की बूंदों का, तो ये क्या क्रिएट करता है, सबटेरेनियन केव्स बनाता है, मतलब अंडरग्राउंड केव्स बनाता है। एंड डिस्टिंक्ट्स लैंडस्केप फीचर्स, और अलग अलग तरह के लैंडस्केप के फीचर्स को क्रिएट करता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम माउंटेन्स टू वैलीज नेचर नेवर स्टॉप्स स्कल्पटिंग। है ना, denudation is the art of change that shapes our planet. Third agent of denudation is ice or glaciers. Moving masses of ice on mountains are called glaciers. Glacier movement actively erodes V-shaped river valleys into U-shaped valleys before melting to give birth to rivers. पहाड़ पर जो मूविंग मासेस ऑफ आइस होती हैं, मीन्स मास में जो आइस मूव करती हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर के लगातार मूवमेंट से वी शेप्ड रिवर वैलीज इरोड होके यू शेप्ड रिवर वैली बन जाता है। ओके, और ये इरोजन का काम ग्लेशियर मेल्ट होने से पहले करता है, मीन्स रिवर बनने से पहले होता है ये सारा चीज। ठीक है, देन सी वेव्स। फोर्थ एजेंट इज सी वेव्स continuously erode coastlines when they strike the shore and deposit materials along the coast as they reset. सी वेव्स कोस्टलाइंस को कॉन्टिन्यूअसली इरोड करती रहती हैं। जब वेव्स सी के तट पर आकर स्ट्राइक करते हैं तो वहां के रॉक्स और सॉइल इरोड कर जाते हैं और जो सेडिमेंट्स लाते हैं उन्हें कोस्टलाइंस पर डिपॉजिट भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज विंड्स, है ना, ये लास्ट एजेंट है। विंड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इन एरिड डेजर्ट एरियाज लाइक द थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड द सहारा इन अफ्रीका वेयर विंड इजीली रिमूव्स ड्राई लूज डस्ट एंड सेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। और ये जो एरिड डेजर्ट एरिया होता है ना, जैसे कि राजस्थान में क्या है, थार डेजर्ट वाला एरिया, अफ्रीका में सहारा, यहाँ पर क्या होता है, विंड इजीली रिमूव कर जाती है क्या चीज को, तो अर्थ के सरफेस से यहाँ की जो लूज डस्ट होता है ना, मिट्टी रेत जिसको कहते हैं, उसको इजीली यहाँ से रिमूव कर जाती है, सैंड पार्टिकल्स को, एंड often form structures like sand dunes. Our next topic is water as an agent of degradation.
Water may seem gentle, but it has the power to break solid rock. Water देखने में क्या होता है, gentle होता है ये, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि ये solid rock को भी तोड़ देता है. तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये वाटर का कैसे ये डिग्रेडेशन में वर्क करता है. तो इट शोज अ 3 स्टेप विजुअल डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग फ्रॉस्ट वेजिंग, है ना. इसका स्टेप 1 है रेन वाटर सीप्स इनटू अ स्मॉल प्री एग्जिस्टिंग क्रैक इन अ रॉक. यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेन वाटर है ये पहले से जो रॉक में क्रैक होता है उसके थ्रू शीप करके, है ना, अंदर चला जाता है, रिस करके, और रॉक्स के बिल्कुल अंदर चला जाता है. स्टेप 2 में क्या होता है, द वाटर फ्रीजेस एक्सपेंड्स एंड एक्सर्ट्स फोर्स टू वाइडन द क्रैक. वाटर जो है फ्रीज करता है और फिर जो स्पेस होता है बीच का क्रैक का उसको एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, और इससे क्या होगा, वो क्रैक चौड़ा हो जाता है. When it thaws, more water enters deeper into the opening. फिर क्या होता है, ये जो ऑलरेडी ये वाइडन हो गया है तो इससे और ज्यादा वाटर गहराई में जाता है, अंदर जाता है उस ओपनिंग से. ओके, देन स्टेप 3, द टेम्परेचर साइकिल्स काउज द क्रैक टू ग्रो अंटिल द रॉक कंप्लीटली ब्रेक्स अपार्ट. अब क्या होता है, ये जो टेम्परेचर साइकिल है गर्म और ठंडा होने का, बार बार अगेन एंड अगेन, है ना, हॉट कोल्ड जो ये साइकिल चलता है टेम्परेचर का, इसमें क्या होता है कि ये रॉक जो है, रॉक के बीच में जो क्रैक है इसको और ग्रो करता है और ये कंप्लीटली ब्रेक्स हो जाता है. देखिए एक दूसरे से अलग हो गया है और फिर ये धीरे धीरे होते ही रहता है ये साइकिल, और कुछ समय बाद ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है. Frost wedging is a powerful process where water and temperature changes work together to break rocks into smaller pieces. जैसा कि मैंने अभी भी कहा है कि over time these small breaks lead to big changes in landscapes from fragmented rocks to the formation of soil, valleys and new landforms. Our next topic is role of man in changing the land surface. हम human beings का क्या रोल है लैंड सरफेस को चेंज करने में, अब हम लोग आइए जानते हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज एक्ट एज अ पावरफुल एक्सेलरेटिंग फोर्स इन लैंड डिग्रेडेशन थ्रू 4 प्राइमरी एक्शंस. ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो कैसे एक्ट करता है, एक पावरफुल एक्सेलरेटिंग फोर्स की तरह लैंड के डिग्रेडेशन में, और इसमें किसके थ्रू, तो 4 प्राइमरी एक्शंस के थ्रू. पहला है इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, मीन्स कटिंग डाउन ट्रीज, टर्निंग फर्टाइल एरियाज इनटू barren wasteland. A lack of trees disrupts rainfall patterns leading to automatic land degradation. ये जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, तो बैरन वेस्टलैंड में, बंजर हो रही है भूमि जो हमारा है. ठीक है, और ये जो पेड़ों की कमी है ये क्या करता है, रेनफॉल पैटर्न को डिसरप्ट करता है और ये ऑटोमेटिकली लैंड डिग्रेडेशन को लीड करता है. Second one is unplanned building construction. Encroaches upon natural land layouts and destabilizes the surrounding environmental topography. Means हम लोग कहीं भी बिना प्लान किए हुए बड़े बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. देखिए आप लोग इस पिक्चर में, तो क्या होता है कि नेचुरल लैंड लेआउट जो है ये डिस्टेबलाइज होता है और हमारे आसपास के एनवायरमेंटल टोपोग्राफी को डिस्टर्ब करता है. Third one is industrial pollution. To dumping toxic and poisonous liquid effluents from factories directly pollutes and ruins surrounding lands. फैक्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं, जो टॉक्सिक और पॉइजनस लिक्विड होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको डंप किया जाता है हमारे आसपास के लैंड पे, और ये भी लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. Next one is city waste dumping.
Accumulating urban garbage and refuse on land surfaces entirely degrades the soil and ecosystem. जो अर्बन एरिया के गार्बेज होते हैं उसको इकट्ठा करके हमारे लैंड के किसी पार्ट पे सरफेस पे क्या किया जाता है, डंप किया जाता है, जो सॉइल को डिग्रेड करता है और इकोसिस्टम को खराब करता है. When we misuse land, we lose its fertility, beauty, and balance. So, sustainable choices today lead to a better tomorrow. Every action shapes the land we live on. Let's protect it for future generation. All right, students. So that's it for today's part of the chapter. Stay tuned because in the next video, I will cover the rest of the concepts. So, don't forget to like, share and subscribe to my channel Study with Kalpana Singh. Stay connected for part 2. Thank you. Thank you students. Have a nice day.